यस एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था जिसकी वजह से आपकी क्लास लेट स्टार्ट हुई। कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, आप देख भी सकते हैं। तो अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट से बेटा बता दो, क्योंकि अपडेशन हुई है सॉफ्टवेयर में, क्या मेरी वॉइस आपको प्रॉपरली ऑडिबल है और ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है और ये जो कंटेंट साथ में दिख रहा है, क्या ये भी बिल्कुल प्रॉपरली विजिबल है? बेटा सब लोग अच्छे से बताओ, क्योंकि हम लोग अभी इसमें ट्रायल कर रहे हैं, तो जो भी फीडबैक आपसे मिलेंगे उसी हिसाब से आगे चलेगा। यस सर क्लियर, क्लियर सर परफेक्ट, यस सर क्लियर, यस सर परफेक्ट। चलिए बेटा, तो सब बच्चे कह रहे हैं ठीक है, तो इसी वजह से बेटा थोड़ी सी क्लास डिले स्टार्ट हुई। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग में प्राइमरी फंक्शंस तो पढ़ लिए थे, जो कि दो थे, एक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और दूसरा एडवांसिंग ऑफ लोन। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में हमने तीन तरह के डिपॉजिट पढ़े, करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। और एडवांसिंग ऑफ लोन्स में भी हमने बहुत सारे टाइप के लोन्स पढ़े, जैसे कि कैश क्रेडिट हो गया, और बाकी भी हम लोगों ने शॉर्ट टर्म लोन्स, डिमांड लोन्स वगैरह भी पढ़े। अब हम लोग कर रहे थे सेकेंडरी फंक्शन, जो किसी बैंक के लिए यूजली जरूरी नहीं है, बट ये भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनके कस्टमर और बढ़ें, और हम इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब बेटा हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव इज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ये क्या फंक्शन होता है, आइए बेटा देखते हैं। एज यू ऑल नो, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर पब्लिक बहुत इजीली ट्रस्ट करती है। तो बेटा कुछ कंपनीज होती हैं जिनको अपने शेयर सेल करने होते हैं, कंपनीज को अपने शेयर सेल करने होते हैं, ओके। और कंपनीज एक्ट 13 में एक रूल है, जब आप लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना बेटा कंपनीज की, जो आपके 12th के कोर्स में है, उसमें एक रूल होता है कि अगर कंपनी अपने शेयर्स 90% तक सब्सक्राइब ना करवा पाई, मतलब अगर उसके शेयर्स 90% पब्लिक ने नहीं खरीदे, तो जो उसका इशू ऑफ शेयर हुआ वो पूरा का पूरा नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। नल एंड वॉइड का मतलब ऐसा माना जाएगा जैसे आपने शेयर इशू ही नहीं किए। मतलब अगर 89% पब्लिक ने भी बेटा शेयर एक्सेप्ट किए और 90% नहीं बना, क्योंकि 1% कम रह गया, तब भी आपका शेयर इशू नल एंड वॉइड हो जाएगा और आपको सारे शेयर होल्डर को उनका दिया हुआ पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कंपनी की बेटा बहुत डिसरिस्पेक्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट में, ओके। तो इस वजह से कंपनीज क्या करती हैं, कमर्शियल बैंक को बोलती हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे, तुम उनको हमारा शेयर इशू हो रहा है इसके बारे में बताओ। हमारी बात लोग नहीं मानते, हम तो कंपनी चला रहे हैं, हम पे लोग ट्रस्ट भी नहीं करते। तुम बैंक हो, तुम बोलोगे कि कंपनी का शेयर है, बढ़िया शेयर है, इसमें तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट करा देते हैं, तो वो लोग मान जाएंगे जिनके पास बहुत पैसा है। और वो लोग जब मान जाएंगे तो हमारा जो शेयर है वो 90% सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारा कंपनी अच्छे से पैसे को रिसीव कर पाएगी और अपना बिजनेस एक्सपेंड कर पाएगी। और इसके लिए हम आपको कमीशन देंगे, किसको बेटा, कमर्शियल बैंक को। और कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को ये सर्विस देगा कि हम आपके शेयर भी आपको सेल करवाते हैं। और ऐसे बेटा कमर्शियल बैंक खुद भी इन कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं, तो ये भी वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग, खरीदवाना और बिकवाना शेयर्स का, ये भी बैंक के थ्रू किया जाता है। आजकल बेटा आप बैंक्स की एप्लीकेशन देखोगे तो वो बैंक की ऐप में ही बैंक एज अ ब्रोकर भी काम कर रहा है। और आपको अगर शेयर बाय करने हैं या सेल करने हैं, आप बैंक की ऐप से ही ये काम कर सकते हैं। मतलब जो काम आप ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं यूजली, जैसे कि जीरोधा हो गया, जैसे कि बेटा ग्रो ऐप हो गई, जैसे कि एंजल वन हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपके लिए शेयर्स खरीदने बिकवाने का काम करते हैं। यही काम बैंक भी एज अ ब्रोकर करता है। तो आइए बेटा पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक बाय एंड सेल स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर ही होता है। ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स, कस्टमर के शेयर बेचना खरीदना, ये भी बैंक काम करता है बेटा। अगला पॉइंट, वेरी सिंपल पॉइंट, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। बेटा बैंक्स अपने की कस्टमर्स का ध्यान रखता है और चेक करता है कि कहीं मेरे कस्टमर का टैक्स तो नहीं कट रहा, कहीं मेरे कस्टमर का टैक्स तो नहीं बन रहा, और अगर बन रहा है तो उनको एडवाइस देता है कि तुम किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे तुम्हारा टैक्स नहीं लगेगा। एक बेटा इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन होता है, उसको बोलते हैं सेक्शन 80C। 80C ये कहता है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउंस दिया हुआ है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं
तो गवर्नमेंट आपसे उतने अमाउंट का टैक्स नहीं लेती। जैसे कि बेटा अगर आप 5 साल से ज़्यादा की एफडी करते हैं तो आपका उसमें टैक्स डिडक्शन आपको मिलता है, टैक्स में छूट मिलती है। तो ये सब काम की बातें आपको कमर्शियल बैंक बताएगा जिससे कि आपका टैक्स ना लगे। अब बेटा ये सारे बैंक नहीं बताते, कहीं तुम अपने बैंक चले जाओ पूछने, हो सकता है वो बताएं, हो सकता है वो ना बताएं, अपने की कस्टमर्स को बताते हैं बेटा, क्योंकि वो कस्टमर्स को उनको लॉन्ग टर्म तक रिटेन करना है। आपको बताएं ना बताएं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपको बताएं। ओके या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे इंटरेस्ट जो आपको इनकम मिलती है बेटा बैंक से, उस पर टीडीएस कट जाता है। सर ये टीडीएस क्या होता है बेटा? आपके लिए आसान भाषा में बेटा इसको टैक्स ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक फॉर्म फाइल कर दें जिसका पहले नाम होता था 15G 15H, तो बैंक आपका ये टैक्स नहीं काटता। अब इस फॉर्म का नंबर, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बदल गया, अब बेटा उसका नंबर हो चुका है 121। तो आपको इनकम टैक्स की भी कंसल्टेंसी बैंक प्रोवाइड करता है। ये सब चीज़ें आपको बेटा कोई लर्न नहीं करनी, सेक्शंस के नेम, ये तो बस मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर बताया। ओके तो वही बैंक का एक सेकेंडरी फंक्शन है। दे ऑल्सो गिव एडवाइस टू देयर कस्टमर ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, और इवन प्रिपेयर भी कर देते हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न। इसको बेटा शॉर्ट में हम ITR बोलते हैं, शायद आपने कभी सुना होगा। अभी ITR का सीजन स्टार्ट होने ही वाला है, कह सकते हो ही गया है। ओके बेटा, तो आप अगर मेरी भी कुछ वीडियोस रील्स देखते हो तो उसमें मैं ITR की कुछ बातें करूंगा। मैं स्टेटस में भी ITR रिलेटेड चीज़ें बेटा बताऊंगा अपने क्लाइंट्स को, जिससे कि उनको नॉलेज मिले, वो भी रिटर्न फाइल कराते हैं, तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। कुछ नहीं होता बेटा, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने पूरे साल में कितना पैसा कमाया और उस बेस पे आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हैं उसकी डिटेल लिखी जाती है बेटा। तो ये वाला काम बैंक भी अपने की कस्टमर्स के लिए कर देता है। आई होप वैसे आप लोगों ने ITR जरूर सुना होगा, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आप सुन रहे हो। चलो बताओ बेटा मुझे सब बच्चे, क्या आपने ITR का नाम सुना है कभी? यस सर, यस सर, यस सर, बच्चे तो सब सुन के बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया बेटा, यस सर। चलो बेटा, तो उसी ITR को फाइल करने का काम एक्चुअल में देखा जाए बेटा, जो आपका होगा आगे चल के, जो मेरा है वो काम बैंक भी कर देता है। हम लोग बेटा CA CM में यही सब चीज़ें तो आगे करने वाले हैं, बनने वाले हैं। अगर हम कॉमर्स के कोर्सेज की बात करें, चाहे आप ग्लोबल कोर्सेज की भी बात करो, तो ये तो हमारा की डॉक्यूमेंट होगा। जैसे कोई डॉक्टर अपने लेटर हेड पे किसी पेशेंट की बारे में कंसल्टेंसी देता है, उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उसको ट्रीटमेंट एक लेटर हेड पे लिख के देता है, ऐसे बेटा हम भी एक ITR नाम का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके देते हैं अपने क्लाइंट को और उसको सर्व करते हैं। ओके चलिए बेटा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बैंक काम करता है। अगला पॉइंट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बेटा दो टर्म है, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टी का मतलब होता है किसी के ट्रस्ट की रक्षा करना। बेटा किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है, आप पे विश्वास किया है, और उसके विश्वास को मीट करना, उसके साथ विश्वासघात मत करना, उसको धोखा ना देना। तो बैंक एज अ ट्रस्टी रोल प्ले करता है। आपने बैंक पे ट्रस्ट किया और बैंक आपके ट्रस्ट को सच्चा साबित करेगा। सर कैसे करेगा? बेटा देखो, वो लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो ये चाहते नहीं कि जब तक वो जिंदा हैं उनके पैसा मरने के बाद कहाँ जाएगा वो उनके करीबी लोगों को भी पता चले, वो ऐसा नहीं चाहते बेटा, क्योंकि लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं, उसका गलत फायदा उठा सकते हैं बेटा। जैसे मान लो किसी बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी जो विल है, जो वसीयतनामा है, वो किसी व्यक्ति के नाम लिख रखी है। अब वो व्यक्ति सोचता है कब ये बूढ़ा आदमी दुनिया से जाए और इसकी सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाए, और वो बूढ़ा 1 साल और जी जाता है, 1 साल और जी जाता है, और वो जो दूसरा व्यक्ति है वो बेचारा खुद अब बूढ़ा होने को हो रहा है। वो सोच रहा है भैया कहीं ये ना हो उससे पहले मैं ही दुनिया से बस जाऊं, दुनिया से चला जाऊं। तो मैं एक प्लान मेरे दिमाग में आया, मेरे दिमाग में एक प्लान आया। क्या बेटा आप समझ गए क्या प्लान आया? हाँ बेटा, बच्चों का दिमाग बड़ा खुराफाती होता है, बच्चे खुद ही समझ गए हैं, बच्चे खुद ही समझ गए। तो बेटा प्लान वही आया जो आप लिख रहे हैं कि उस बूढ़े आदमी को मरवा देता हूँ। तो बेटा वो बूढ़ा आदमी अगर मर जाएगा तो सारी वसीयत तो उसी दूसरे आदमी के नाम आएगी। हालांकि उसका नाम नहीं आना चाहिए कि उसने कैसे मरवाया, ऑब्वियस ही बात है, नहीं तो वो बेचारा जेल चला जाएगा।
तो इसीलिए वो बूढ़ा आदमी चाहता नहीं कि पता चले कि मैं अपना पैसा किसके नाम करके जा रहा हूं। और कई ऐसे भी लोग होते हैं बेटा जो अपनी पूरी संपत्ति अपने, जरूरी नहीं है बच्चों को दें, कुछ एक परसेंटेज किसी अनाथालय में दे सकते हैं, किसी और चैरिटेबल ट्रस्ट में दे सकते हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं। अब मान लो बेटा उनके बच्चे जो उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं या उनका ख्याल रखते हैं, तभी भी वो व्यक्ति सारा पैसा उनको नहीं देना चाहता। और अगर उनको पता चल गया कि हम तो भैया जिनकी इतनी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वो तो हमारा पैसा किसी और को दे रहे हैं, चाहे वो कोई संस्था हो या कोई और आदमी हो, कोई भी हो व्यक्ति, तो उसके जो नियर एंड डियर हैं, जो उसकी सेवा कर रहे हैं, वो सेवा करनी बंद कर देंगे। कहेंगे क्यों इस बूढ़े की सेवा करें, ये तो हमको कुछ देने नहीं वाला जाने के बाद। ठीक है बेटा, तो भी मामला खराब हो जाएगा। इसलिए वो बूढ़ा आदमी क्या करता है, बैंक में अपनी विल, अपनी वसीयत को प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व का मतलब संभाल के रखने को बैंक को कहता है। बैंक को कहता है जब तक मैं नहीं मरा हूं तब तक तो तुम मेरी वसीयत संभालो, और जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊं मेरे विल में जो जो लिखा है इसको मेरे सोने की चीजें देना। बेटा सोने का मतलब स्लीपिंग वाली नहीं कि पिल्लो की बात कर रहे हो, बेटा सोना मतलब गोल्ड की चीजें, इसको देना, मेरा पैसा इसको देना, ओके, मेरी प्रॉपर्टी इसके नाम मैंने लिखवा दी है। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली बैंक की जिम्मेदारी है बेटा, एक लॉयर की तरह वो ये काम एग्जीक्यूट करेगा और उस व्यक्ति को वो पैसे देगा जिसका नाम विल में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए इसके अंदर दो पॉइंट है, जब वो विल को प्रिजर्व कर रहा है तब वो है ट्रस्टी, और जब वो विल के हिसाब से सबको चीजें बांट रहा है तब है वो एग्जीक्यूटर बेटा, क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर रहा है उस चीज को जो विल में लिखा गया है, वसीयतनामा में लिखा गया है। ठीक है बेटा, ये जो चीजें होती है ना सुपर वेल्दी लोगों में होती है, जहां के बच्चे भी नालायक है उनको नहीं पूछते बेटा। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे में यही कल्चर है कि जो दादाजी का था वो दादाजी चले गए, पापा का हो गया, आगे आपका होगा, आपके आगे नेक्स्ट जनरेशन का होगा, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन बेटा जो बहुत रिच हो जाते हैं ना, उनमें कई बार इमोशनल कनेक्ट खत्म हो जाता है। वहां बच्चे पेरेंट्स को नहीं पूछते, तो पेरेंट्स का भी बच्चों से डिस्कनेक्ट हो जाता है बेटा। ओके, तो वहां पर वो चाहते हैं जो मुझे पूछ रहे हैं, मुझे तो बेटे ने घर से निकाल दिया, मैं तो वृद्धाश्रम में पड़ा हुआ हूं, तो मेरे पास जो भी है मैं चाहता हूं कि वृद्धाश्रम के बाकी लोगों का हो जाए, अनाथालय में गरीब बच्चे हैं उनका हो जाए, तो उनके नाम करके जाते हैं और अपनी विल को बना के किसको दे के जाते हैं बेटा, बैंक को दे देते हैं कि बैंक अपने आप उन लोगों को देगा जिनका मैंने इसमें नाम लिखा। कोई मिसयूज इसका नहीं हो पाएगा। घर पे रखूंगा, कोई विल देख लेगा, कोई बेटा मुझे मार देगा, कुछ हो जाएगा, जान को खतरा है। क्या ये पॉइंट सब बच्चों को समझ में आया? आइए बेटा इसको पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक्स प्रिजर्व द विल्स ऑफ देयर कस्टमर एज ट्रस्टी, ट्रस्टी के तौर पे, एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ एज एग्जीक्यूटर। देखो मैंने तो बेटा तुम्हें कितना कुछ समझा दिया, एक्चुअल में तो तुम्हें बस 2 लाइनें लिखनी है, सिंपल सी साधारण सी, लेकिन इसके पीछे का मीनिंग बहुत बड़ा है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए बेटा अगला पॉइंट है लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा, इसको हम लोग जानते हैं, इसको बेटा हम जानते हैं लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मान लो बेटा आप एक कस्टमर हैं और आप किसी के पास गए ट्रेड करने, एक दुकानदार के पास जिसका नाम हो गया मान लो ट्रेडर। ठीक है बेटा, आप लोगों ने एक प्रोग्राम देखा होगा शायद, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत पॉपुलर है, अब तो थोड़ा कम हो गया, एक टाइम पे तो सब बच्चे वही देखते थे, पर आपने जरूर सुना होगा। तो मान लेते हैं बेटा एक कस्टमर है, कस्टमर है, क्या नाम है, मिस्टर करण ओबराय, लग रहा ना बेटा थोड़ा अमीरों वाला नाम। इसने विजिट किया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ओके बेटा, और इसने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बोला कि मुझे अपने बिजनेस के अंदर लोग, मेरा स्टाफ अच्छे से काम करे, मुझे 50 लैपटॉप चाहिए। तो बेटा जेठालाल खुश हो गया, इतना बड़ा ऑर्डर, मजा आ गया, 50 लैपटॉप मेरे बिकेंगे। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल ने बोला अपने जो उनके वहाँ काम करते हैं नट्टू काका बागा, इनको लैपटॉप दिखाओ। तो भाई साहब ने बेटा लैपटॉप पसंद कर लिए, डील ओके हो गई कि ठीक है ये 50 लैपटॉप भिजवा देना। जेठालाल ने कहा इसकी पेमेंट, तो इस करण ओबराय ने कहा सर पेमेंट तो हम अभी नहीं देंगे, आप हमको 2 महीने का उधार दो,
आप मुझे क्रेडिट दे दो, उधार दे दो, तो पेमेंट भी आपकी 2 महीने में हो जाएगी। अब बेटा जेठालाल असमंजस में फंस गया कि अगर वो मना करे कि मैं उधार नहीं देता तो इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से जाता है, और अगर उधार दे देता है तो क्या पता है करण ओबराय पेमेंट ही ना दे बेटा, और फिर तो पूरा ही नुकसान हुआ। तो अब इसके पास एक ऑप्शन होता है बेटा, ये करण ओबराय को कहेगा ठीक है सर आपको उधार में तो पेमेंट मिल जाएगी, मतलब लैपटॉप मिल जाएंगे, लेकिन मैं तो आपको जानता नहीं हूं, आप तो कहीं से आ गए, मेरे तो आपको कोई जान पहचान है नहीं। तो आप ऐसा करिए, अपने बैंक के पास जाइए, अगर आपकी इतना अच्छा बिजनेस है जैसा आप बता रहे हैं कि आप आराम से पे कर देंगे, बहुत टर्नओवर है, मैं सुन ही तो रहा हूं, मैंने कोई चेकिंग थोड़ी कराई है, तो आप अपने बैंक के पास जाइए और बैंक को बोलिए लेटर ऑफ रेफरेंस बना दे, लेटर ऑफ रेफरेंस बना दे, जिसको बेटा LRB बोलते हैं शॉर्ट में, और आप वो लेटर ऑफ रेफरेंस मुझे लाके दे दीजिए, मैं उस कागज के टुकड़े पे भरोसा कर लूंगा कि आपको उधार पे ये सामान दिया जा सकता है, और कल ही मैं आपको सारे लैपटॉप डिलीवर कर दूंगा। तो बेटा ये वाला काम भी बैंक करता है अपने कस्टमर्स के लिए और अपने ट्रेडर्स के लिए, कि जहां पर उनको लेटर ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है वहां पर वो उनको देता है ताकि वो आगे उनको मिल सके। अब मान लो बेटा कभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी किसी सप्लायर से लैपटॉप लेने हैं, क्योंकि तभी तो बेचेगा। अब उस जो सप्लायर है उसको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पे शक है, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक भी बेटा क्या करेगा, या जेठालाल भी क्या करेगा, लेटर ऑफ रेफरेंस बनवाएगा और उस सप्लायर को दे देगा बेटा, तो उसको भी उधार पे लैपटॉप अपनी दुकान के लिए मिल जाएंगे। तो इस टाइप का भी सर्विस कमर्शियल बैंक रेंडर करता है अपने कस्टमर्स के लिए और अपने ट्रेडर्स के लिए। आइए बेटा इसको पढ़ते हैं। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन, कितना स्ट्रॉन्ग है आपका कस्टमर, ऑफ देयर कस्टमर टू ट्रेडर, एंड प्रोवाइड सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ट्रेडर टू द कस्टमर। कस्टमर को ट्रेडर की क्रेडिट वर्दीनेस बताएगा कि वो कितने साउंड हैं, कितना पैसा है उनके पास, और उसके बिना पर कोई भी व्यक्ति दूसरे को उधार इजीली दे सकता है बेटा। बैंक लिख देगा इसके तो बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जेठालाल को तसल्ली हो जाएगी, भाई 5 करोड़ वाला व्यक्ति है, मेरे तो जो हिसाब बनता है 10-15 लाख दे ही देगा, मेरे पैसा क्यों मारेगा। ठीक है बेटा, तो एक कॉन्फिडेंस आता है डीलिंग के अंदर और क्रेडिट में ट्रांजैक्शन इजीली हो पाती है। चलिए जी, तो ये वाले फंक्शन से एजेंट फंक्शन, जहां बैंक एजेंट का काम कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, मतलब जिंदगी को आसान बनाने के लिए, थोड़ा सा हेल्पफुल होने के लिए जो फंक्शन होते हैं उसको बोलते हैं हम जनरल यूटिलिटी, जो रोजमर्रा में काम आएंगे। ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं जनरल यूटिलिटी। जैसे बेटा अगर हम अपने घर की बात करें ना, तो यूटिलिटी वाली चीजें क्या होती हैं, टाइम पे पानी आए, टाइम पे बिजली आए, टाइम पे हमें गैस हमेशा मिले। ओके बेटा, तो ये बड़ी जरूरी चीजें हैं, इसके बिना घर चल नहीं सकता, कि पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही बेटा, कुकिंग गैस नहीं है, ये तो चाहिए ही चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें जो यूटिलिटी नहीं है, आज के टाइम पे इंटरनेट यूटिलिटी है बेटा। तो ये सब फंक्शंस होते हैं जो बहुत जरूरी हैं किसी भी कस्टमर के लिए, उसको अच्छे से काम करना है तो ये फंक्शन भी बैंक को देने पड़ेंगे, ये उसकी रेगुलर ऑपरेशंस में आसानी पैदा करता है। तो बेटा इसमें सबसे पहला फंक्शन देखो क्या है, बहुत कॉमन है, दैट इज लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी क्या होती है, नाम से ही क्लियर है। बैंक्स के अंदर बेटा आपको पता होगा कि कुछ लॉकर्स भी होते हैं, और वो लॉकर किसके लिए बनाए होते हैं, कस्टमर्स के लिए। बहुत सिक्योर्ड लॉकर होते हैं, और उसमें कस्टमर्स अपने वैल्यूएबल्स का मतलब अपनी जरूरी चीजें, वो सर क्या हो सकती हैं बेटा, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे आपके प्रॉपर्टी के पेपर, आप ओनर हैं उसके प्रूफ, आपकी मान लो कुछ बड़ी बड़ी डिग्रीज भी हो सकती हैं, आपको घर पे लगता है सेफ नहीं है। और क्या हो सकता है बेटा, आपकी ज्वेलरी हो सकती है, कुछ आपका और इंपॉर्टेंट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या और भी कोई चीज जो आपको लगता है बहुत आपके लिए जरूरी है। तो कस्टमर्स लॉकर की सर्विस लेते हैं बैंक में, और उन लॉकर में उनको जमा करा देते हैं, जब मन करता है वो वापस से निकाल सकते हैं, जब मन करता है और रख सकते हैं। लॉकर की बेटा कैपेसिटी होती है, बहुत बड़ा तो नहीं होता, जितना बड़ा लोगे उतना ज़्यादा उसका रेंट होता है। तो ठीक ठाक जैसे आपके अलमीरा में लॉकर होता है, मान लो ऐसा होता है बेटा। ओके, पहले मुझे बताओ किसी बच्चा ने बैंक का लॉकर देखा क्या, कभी तुम बेटा बैंक गए हो, तुमने लॉकर देखे हो, सच सच बताना, तुम्हारा एक्सपीरियंस है भी कि नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊंगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों,
बच्चा कह रहा है नो सर, नो सर। बेटा किसी ने नहीं देखा, कोई बात नहीं। अगली बार आपके पापा मम्मी लॉकर ऑपरेट करने जाएं तो उनको बोलना, हमारे नॉलेज का काम है, हमें सर ने बोला, आप हमें जरूर लेके जाओ बेटा, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे, बिलीव मी। अच्छे बच्चे हो तुम तो तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे, तुम्हारी नॉलेज बढ़ती है बेटा। देखो आगे ना पढ़ाई में, इसलिए ये चीज़ें तुम्हें सीखनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें नहीं पता तो। देखो बेटा जी, लॉकर जहां पर होते हैं ना, वो जनरली जो बैंक होता है उसकी बेसमेंट में होते हैं। कहाँ होते हैं? बेसमेंट में। ओके, वो जहां पर रेगुलर ऑपरेशंस चल रहे हैं ना बैंक के, वहां जनरली नहीं होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब आप कहोगे कि हमें लॉकर ऑपरेट करना है, बैंक वाले अपना बैंक का कोई स्टाफ आपके साथ भेजेंगे, और जो पहले आउटसाइड गेट लगा हुआ है बेटा, एक गेट लगा होता है, उस गेट को वो बैंकर ओपन करेगा। वो गेट ओपन हो जाएगा, आप इसके बेटा अंदर चले जाएंगे, फिर वहां बहुत सारे लॉकर होंगे बेटा। आप अपने लॉकर का ताला खोलेंगे, उसमें सामान चाहे डालो चाहे निकालो, जिस काम को करने के लिए आए हो आप आ जाओगे। फिर आप उसकी की लगा दोगे, और फिर आप बैंक स्टाफ जो बाहर ही खड़ा होगा उसको बोलोगे, हाँ जी हमने लॉकर ऑपरेट कर लिया है। वो बेटा बाहर वाला गेट पे फिर से ताला लगा देगा। दैट इज डबल सिक्योरिटी। और बैंक के बाहर तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं ही, तो हमें एक तसल्ली होती है कि हमारे शायद घर से भी ज़्यादा हमारा बैंक सेफ है, और हम अपने वैल्यूएबल्स बैंक में जमा कराते हैं। बेटा याद करो, कभी आपके मम्मी को मैरिज में या किसी फंक्शन पे जाना होता होगा, तो वो पापा को कहती होंगी कि आज ना वो मेरी ज्वेलरी निकलवा देना मेरे साथ जाके, क्योंकि आज मेरे को XYZ फंक्शन पे जाना है और ये ज्वेलरी पहननी है। बहुत कॉमन है बेटा। क्या ऐसी वार्तालाप बात आपने कभी नहीं सुनी बेटा पेरेंट्स के बीच में? तो पेरेंट्स आपके बैंक गए और मम्मी आपकी वो ज्वेलरी ले आई और वो पहन के चली गई, क्योंकि वो अक्सर लोग घर पे नहीं रखते हैं। घर पे थोड़ा सा रखना, इंडिया की बात करूं कम से कम, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने बैंक में रखते हैं, और बैंक फ्री में नहीं आपको सर्विस दे रहा, इसके लिए आपको रेंटल देना पड़ता है। लॉकर का रेंट बैंक लेता है आपसे, और आपके बैंक अकाउंट से वो चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। हर बैंक के अलग अलग चार्जेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन लॉकर का साइज या आपका कौन सा अकाउंट है, उस बेसिस पे चलता है। बट वो आपसे चार्जेस इसके जरूर लेता है, और बैंक और कस्टमर भी इसको देता है, क्योंकि उसको इसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा। चलिए जी आगे चलते हैं। सो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सेफ्टी वॉल्ट। बेटा सेफ्टी वॉल्ट लॉक को ही बोलते हैं या लॉकर्स को बोलते हैं, टू कीप वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑफ कस्टमर इन सेफ कस्टडी, कि आप अपने आर्टिकल्स, अपनी चीज़ों को बिल्कुल सेफ रख सको, ये आपको बैंक सर्विस देता है। आजकल तो बेटा आप किसी होटल में जाओ, घूमने जाते हो, होटल में जाते हो, तो आपको रूम में भी वो एक लॉकर सा मिलता है, वो गोदरेज वगैरह का लॉकर अलमीरा में पड़ा होता है, तो उसी तरीके का मान लो लॉकर आपको बैंक भी देता है। चलिए बेटा, इसके बाद एक चीज़, एक पॉइंट और है जिसका नाम है ट्रैवलर चेक। ये बेटा कभी पुराने समय में नाम होता था ट्रैवलर चेक, अब यही वाला काम कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डेबिट कार्ड ने कर दिया है। तो ये क्या करता है बेटा, पुराने समय में क्या होता था, अगर आपको कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल करने जाना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आज तो बेटा मैं ट्रैवल करने जाता हूँ, बिलीव मी मेरे पास कैश बहुत कम होता है। मैं क्यों रखूँ बेटा कैश, मुझे कैश की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर भी जाओ बेटा, यू ऑल नो, रेलवे स्टेशन की बात करो, होटल की बात करो, कहीं पर भी घूमो, हर जगह तो बेटा पेटीएम से पेमेंट हो रही है, गूगल पे से पेमेंट हो रही है। तो मैं क्यों रखूं बेटा कैश? मैं बहुत कम कैश रखता हूं, और मुझे कभी जरूरत भी फील नहीं होती। कैश रखता हूं तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि कैश ही संभालते रहेंगे क्या। ठीक है बेटा, कितना कैश संभालोगे? अब तो मोदी जी ने 2000 का नोट भी बंद कर दिया, 500-500 करके कितने रुपए मुझे लेके जाने पड़ेंगे। तो आई ट्रैवल विदाउट कैश जनरली, मतलब विदाउट का मतलब बहुत कम कैश होगा। क्यों कैश कम होता है? बिकॉज आई हैव यूपीआई ऑप्शन, जिसको हम स्कैनर बोलते हैं, आई हैव डेबिट कार्ड, और कहीं पर भी जाना है बेटा मैं डेबिट कार्ड स्वाइप करता हूं, उससे पेमेंट कर सकता हूं। तो इस डेबिट कार्ड को ही पहले बोलते थे जनरली ट्रैवलर्स चेक, कि ट्रैवलर को एक चेक या कार्ड बना के देंगे, जितना वो अमाउंट बोलेगा उतना अमाउंट उसमें डाल दिया जाएगा, और उतना वो अमाउंट खर्च कर सकता है। ओके बेटा, और उसको ट्रैवल में विदाउट एनी रिस्क जाना है, अब उसकी कोई टेंशन नहीं है बेटा। अब तो हम वैसे भी ऐसे ही करते हैं बेटा, फोन में यूपीआई है, मेरा फोन चोरी भी हो जाए तब भी मेरा पैसा चोरी नहीं होता, लेकिन बेटा मेरे वॉलेट में अगर करेंसी होती और वो चोरी हो जाती तो वो तो खत्म हो जाती बेटा, अगला बंदा वो सारे पैसे यूज कर लेगा।
बट मेरा अगर डेबिट कार्ड कहीं गिर जाता है मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। डेबिट कार्ड के बाद एक OTP भी आएगा, वो OTP तो मेरे फ़ोन में ही आएगा, तो फ़ोन का OTP कैसे चोर को पता चलेगा अगर मेरा डेबिट कार्ड कहीं गिर भी गया। ठीक है बेटा, अनटिल अनलेस मैंने फ़ोन भी लॉक नहीं कर रखा या उसको पासवर्ड पता चल गया तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज वो क्वाइट सिक्योर्ड है। और बेटा पैसे गिर गए तो वो तो सीधे ही चले गए। इसलिए बेटा लोग ट्रैवलर चेक मतलब एक डेबिट कार्ड की तरह बैंक से बनवाते थे, जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता था जब तक आप ट्रैवल कर रहे हैं। आज तो बेटा मेरा डेबिट कार्ड इतने सालों से चल रहा है, एक्सपायरी डेट काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो वो मेरे लिए ट्रैवल में मुझे आसानी देता है। कमर्शियल बैंक इशू ट्रैवलर्स चेक टू देयर कस्टमर्स टू अवॉइड रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग देयर जर्नी। आपको तो बेटा बस ये वन लाइनर लिखना है, इतना सा। कमर्शियल बैंक अपने ट्रैवलर चेक कस्टमर को इशू करता है जिससे कि उनके ऊपर जो रिस्क है कैश को लेके जाने का वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अगला पॉइंट है बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट। ये बहुत सिमिलर है लेटर ऑफ रेफरेंस के लिए। लेटर ऑफ रेफरेंस बेसिकली कस्टमर और ट्रेडर दोनों के बीच में होता है और ये खाली कस्टमर को मिलता है। दे ऑल्सो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर, अपने कस्टमर को, टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस के आगे लिख लो बेटा फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है उसके बारे में बेटा बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देता है और आपको जहां पर भी उसको दिखाना होता है आप उसको दिखा सकते हैं। बहुत सारी जगह पर आपको अपनी क्रेडिट वर्दीनेस प्रूफ करनी होती है, तभी आपका वीज़ा लगता है बेटा, तभी आपके बाकी काम होते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक लाइन आपको ये जस्टिस नहीं कर सकती कि आपको चीज़ें समझ में आए, और बुक्स में इतना ही लिखा हुआ, आप कोई भी बुक पढ़ लो बेटा। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। बेटा मुझे बताओ, मुझे किसी कंट्री में जाना है, लेट सपोज मुझे दुबई जाना है, ठीक है बेटा। तो दुबई ऐसे तो नहीं जाऊंगा, उसके लिए क्या चाहिए, वीज़ा चाहिए। या किसी भी और कंट्री जाना है, दुबई जाना तो कंपैरेटिवली उतना टफ नहीं है, US जाना है वेरी टफ, UK भी थोड़ा सा टफ हो गया आजकल, यहाँ सब मुझे जाना है। तो बेटा मेरा वीज़ा मुझे लगवाना है, वीज़ा लगेगा तभी जाऊंगा। तो आप मुझे बताओ अथॉरिटीज़ या एम्बेसी मेरा वीज़ा कब आसानी से लगाएंगी। बेटा मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। जब उन्हें लगेगा कि मेरी इंडिया में फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तब वो मेरा वीज़ा जल्दी लगाएंगे, या उनको पता चलेगा कि मेरी इंडिया में फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। इसका बेटा तुम अपनी जनरल नॉलेज से पहले मुझे आंसर दो, कब मेरा एम्बेसी वाले दुबई US UK का वीज़ा जल्दी लगाएंगे। जब पता चलेगा मैं इंडिया में बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी, बहुत कैश, बहुत चीज़ें हैं, या मैं इंडिया में बिल्कुल कम पैसे वाला हूँ, कब बेटा मेरा वीज़ा आसानी से लगेगा। आई वॉन्ट योर आंसर फ्रॉम योर कॉमन सेंस, या जो भी आपको लगता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बच्चे कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, क्या बात है बेटा, तुम तो बहुत अच्छे से सब चीज़ें जानते हो। वेरी गुड आंसर, एक्सीलेंट आंसर, माइंड ब्लोइंग बेटा। क्योंकि जब तुम्हारे पास इंडिया में इतना कुछ है बेटा, तुम्हारे पास इंडिया में 2 घर हैं, 2 हाउस हैं, 1 शॉप है, और भी बहुत पैसा है, तो अथॉरिटी को ये बिल्कुल क्लियर है इसके पास इंडिया में बहुत कुछ है, ये बस बाहर जाएगा और घूम के वापस आ जाएगा। ये वहाँ बस नहीं जाएगा, ये वहाँ पीरियड एक्सटेंड नहीं करेगा, ये उतने ही पीरियड रहेगा, क्योंकि इसके पास तो बहुत कुछ है इंडिया में। ये कहाँ अपनी इतनी संपत्ति छोड़ के चला जाएगा, वेल्थ छोड़ के चला जाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है बेटा, इसको बाहर कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, कहीं ये वही ना बस जाए, इस चीज का डर है उन कंट्रीज को, और वो तुम्हारा जो वीजा है वो नहीं लगवाएंगी। तुम्हें अपनी कंट्री में स्ट्रांग होना पड़ता है फाइनेंशियली, तब बेटा तुम्हारा वीजा आसानी से लगता है। इसको बेटा नेट वर्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जो हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, या जो भी कोई हमको बोलता है कि सर हमारा नेट वर्थ सर्टिफिकेट बना दो, हमें वीज़ा लगवाना है, तो उसमें हम उनसे पूछते हैं तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ, शर्माओ मत, ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम इसके ऊपर लिखेंगे उतना आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बेटर होंगे। तो सब कुछ बताते हैं, सर लिखो ये है हमारे पास विला, ये है फार्म हाउस, ये प्रॉपर्टी है, टोटल मिला के 20 करोड़ की हमारे पास चीज़ें हैं। इतना हैवी अमाउंट जब हम लिखेंगे, बेटा फेक नहीं लिख सकते, ध्यान देना, लिखना सच ही है, लिखेंगे तो आपका वीज़ा लगने के बहुत हाई चांस हो जाएंगे। पता चल जाएगा एम्बेसीज को, अथॉरिटी को, ये बंदा भारत वापस आएगा,
इसका तो सब कुछ ही यही है, ये वहाँ जाके क्या करेगा? तो इसीलिए आपका वो वीज़ा लगा देंगे और पता चलेगा तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, 5-10 लाख रुपए तुम लेके बैठे हुए, तो बेटा तुम्हारा वीज़ा टाइम फिज रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए बेटा, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और बुक में कंटेंट ही नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए बेटा मैं बच्चों को बताता हूँ, सर बुक में क्यों नहीं दिया हुआ, ज़्यादा दे देते तो अच्छा रहता। बेटा नहीं दे सकते थे। पहली बात तो जितना दे रखा है ना, तुम्हारे को क्वेश्चन भी वैसे ही आएगा और मार्किंग भी वैसे ही होगी, तो इतना ज़्यादा तुम कैसे पढ़ो, और इतना ज़्यादा लिख देंगे तो तुम्हारा ऑब्वियसली कोर्स और तुम्हारे ऊपर बर्डन भी बढ़ जाएगा। तुम्हें पेपर में इसके अलावा कुछ नहीं लिखना बेटा, ये तो तुम्हें सिखाने के लिए मैंने बताया, तुम इतना ही लिखोगे जितना तुमने पढ़ा, ठीक है, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट इज अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। ये तो बेटा हमने कहीं ना कहीं पढ़ा भी है। अंडर राइटिंग का मतलब होता है कंपनी की सिक्योरिटीज बेचने के लिए बैंक बेटा उनका अंडर राइटर बन जाता है। अंडर राइटर का मतलब बेटा ब्रोकर बन जाता है। अंडर राइटर या ब्रोकर एक ही चीज है, या एजेंट बन जाता है और उन कंपनी के शेयर्स बेचता है जिनको अपने शेयर्स बिकवाने होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था उन कंपनीज पे हमको ट्रस्ट नहीं है, लेकिन हमें बैंक पे ट्रस्ट है। बैंक बोलेगा इस कंपनी का शेयर ले लो सर, बहुत फायदा होगा 1 साल में, मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे उस बैंक के बोलने पे ट्रस्ट है। कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो अंडरटेक द टास्क ऑफ अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। अंडर राइटिंग का मतलब बेटा आप सेलिंग समझ लो, सिक्योरिटीज बेचने का काम करते हैं। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स। एज पब्लिक हैज फुल फेथ इन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बैंक, क्योंकि पब्लिक को, लोगों को पूरा ट्रस्ट है, पूरा फेथ है बैंक की क्रेडिट वर्दीनेस में। पब्लिक डू नॉट हेजिटेट, पब्लिक हेजिटेट नहीं करती है इन बाइंग द सिक्योरिटीज अंडर रिटन बाय बैंक। जो बैंक एडवाइस करता है शेयर, वो पब्लिक खरीद लेती है क्योंकि उनको बहुत विश्वास है। तो सर अगर उस शेयर की वैल्यू कम हो जाए, बेटा हो जाए तो हो जाए, ये थोड़ी है बैंक आपको पैसे देगा, वो हो सकती है, लेकिन जनरली बेटा बैंक ही खुद जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको रेफर करता है, या जो निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, जो टॉप की कंपनीज हैं, उन्हीं को वो करता है। छोटी कंपनीज को ऐसे बैंक भी नहीं करता, क्योंकि बैंक के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे गलत उतने ज्यादा शेयर्स को ना बिकवाए। और सेबी से रेगुलेट होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो कोई भी कुछ भी एडवाइस नहीं कर सकता बेटा। अभी पास्ट में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने किसी कंपनी के शेयर को जानबूझ के बिकवाया, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, जबकि वो कंपनीज कुछ नहीं करती थी, शेल कंपनी थी। आज बेटा वो इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी बहुत हाई पेनल्टी लगा रखी है, सेबी ने बहुत हाई पेनल्टी उनके ऊपर लगाई। एंड लास्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तो बेटा आप जानते हैं, डाटा इकट्ठे करना भी बैंक का काम है बेटा, कि कितना पूरे साल में डिपॉजिट आया, कितना लोन उन्होंने दिया। ये क्यों जरूरी है बेटा? देखो, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद कमर्शियल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, देश में कितना करेंसी हो कितना ना हो ये पूरा कंट्रोल करता है। तो ये सारा डाटा कमर्शियल बैंक को कहाँ, आरबीआई को कहाँ से मिलेगा? कमर्शियल बैंक से मिलेगा। हर कमर्शियल बैंक बताएंगे हमारे पास कितना कैश पड़ा है, कितनी एफडीज हैं लोगों की, कितने हमने लोन बांट रखे हैं। इन सब से कैलकुलेशन करके आरबीआई को पता चल जाएगा देश में कितना मनी सप्लाई है। हम तो पढ़ ही चुके हैं बेटा मनी में मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4, और यही स्टैटिस्टिक्स कंट्री को चलाने में बहुत हेल्प करता है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने चेक करा कि उनके लगभग हर साल बेटा 6000 करोड़ रुपए के जो नोट है वो खराब हो जाते हैं, और ये उनके ऊपर बर्डन पड़ता है और उनको प्रिंटिंग करनी पड़ती है नई करेंसी, तो ये बहुत बर्डन हो रहा है। इसलिए दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस प्लास्टिक करेंसी। वो प्लास्टिक करेंसी लाने के मूड में है और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि वो आएगी, और ये जो पेपर करेंसी है वो सारी खत्म कर देगी, क्योंकि उसकी लाइफ है 10-15 साल की, तो वो खराब नहीं होगी। तो ये सब चीजें होती हैं जब कमर्शियल बैंक अपना स्टैटिस्टिक्स उनको देते हैं और वो रिपोर्ट बनाते हैं। सो बैंक कलेक्ट भी करता है और पब्लिश भी करता है स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अलग अलग इंडस्ट्री को वो डाटा सप्लाई करता है। हैंस दे एडवाइस कस्टमर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, इसलिए वो कस्टमर्स को भी फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, आपको कैसे लोन मिल सकता है। गवर्नमेंट कहती है कि लोन उन्हीं को मिलेगा जो एआई रिलेटेड बिजनेस कर रहा है। तो आप जो मुझसे लोन मांगने आए ना, आप अपनी प्रोफाइल में कुछ एआई जैसा बना दो, ऐसा कुछ लिखो, ऐसा कुछ काम करो, तो हम आपको आसानी से लोन दे देंगे, क्योंकि हमें पीछे से बोला गया है। बेटा बैंक आपको इसके बारे में भी बताता है कि आपको लोन कैसे मिल सकता है, आपकी हेल्प भी करता है। बैंक आपका दुश्मन नहीं है। सो कमर्शियल बैंक रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट पब्लिक से क्या करते हैं बेटा? रिसीव करते हैं।
और यूज करते हैं इन्हीं डिपॉजिट को जिनको वो आगे लोन देते हैं, इन्हीं पैसे से वो आगे लोन बांटेंगे। लेकिन आपको बेटा एक बात पता है, ये मैं एक्चुअल में तो वर्किंग आपको अगली क्लास में बताऊंगा, बहुत डिटेल्ड है। चलो मैं आपसे पूछता हूं बेटा, मान लो एक बैंक को टोटल डिपॉजिट मिला, टोटल डिपॉजिट आया उसके पास कस्टमर्स के थ्रू 1 करोड़ का, एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, तो ये बैंक आगे कितने करोड़ का लोन बांट सकता है, या करोड़ से कम, या जो भी आपको लगता है बांट सकता है बेटा, कुछ मुझे आइडिया दो। 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट आया, ज्यादा से ज्यादा कितना लोन बांट सकता है, बताओ बेटा, आपका क्या कहना है। मान लो एक बैंक के पास टोटल 1 करोड़ आया, तो ज्यादा से ज्यादा कितना लोन बांट सकता है, तो बच्चे कह रहे हैं 1 करोड़। बेटा बिल्कुल सही है तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा आंसर, कि सर जब आया ही 1 करोड़ रुपया तो ज्यादा से ज्यादा पूरा भी बांट दे तो 1 ही करोड़ तो बांटेगा ना। बट दिस आंसर इज रॉन्ग। बैंक उस 1 करोड़ के थ्रू बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लोन बांट सकता है, 1 करोड़ से भी कई गुना ज्यादा। सर ऐसे कैसे हो सकता है, यही समझाने के लिए अगली क्लास में जरूर आना, जिसमें हम समझेंगे क्रेडिट क्रिएशन। अभी बस इसको पढ़ेंगे। However, loan offered are many times more than the deposit received by bank. बहुत ज्यादा टाइम्स ज्यादा लोन बांट सकते हैं जितना डिपॉजिट भी नहीं आया होता। दिस फंक्शन ऑफ बैंक इज नोन एज मनी क्रिएशन। इसी को बोलते हैं बेटा मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। प्रैक्टिकल है पूरा है, इसमें न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, तो इसको इसलिए मैं अभी नहीं करा सकता, अगली पूरी क्लास ही बस इस पे चलेगी। तो आप जितना बैंक जितना डिपॉजिट लेता है कस्टमर से, उससे कई गुना ज्यादा अलग अलग लोगों को लोन बांट देता है। ये कैसे होता है, यही बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा। एक पूरी वर्किंग है, एक पूरा सिनेरियो है, एक केस स्टडी है जिसको हम लोग सीखेंगे। तो जितना हमने यहाँ तक पढ़ा इसको रिवाइज करके आओगे। अब बस हमारा मनी क्रिएशन ही बचा है और बाकी 1-2 डिफरेंस हैं, और क्रेडिट क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट वो है, और ये हमारा मनी बैंकिंग यूनिट ओवर हो जाएगी। आई होप नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, इस वीक में जनरली वो हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक सब बच्चे अच्छे से रिवाइज करके